हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान जो जनरल नॉलेज है और इस ये हम लोग एग्जाम टारगेट करेंगे जैसे रेंजर ऑफिसर और एसीएफ जो आपके झारखंड के जेपीएससी जो फॉर्म हाल फिलहाल आई हुई है रेंजर ऑफिसर और एसीएफ की। और साथ-साथ हम लोग जो 14 जेपीएससी पीटी की बात करेंगे तो उसको भी फोकस करते हुए चलेंगे। ये जो हमारा सेशन होगा मेरे प्यारे मित्रों, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। और अभी जितने भी क्वेश्चंस ट्रेंडिंग क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके एग्जाम में, जिस तरह के एनसीईआरटी से क्वेश्चंस निकल कर पूछे जाते हैं, मैं वे सारे उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, एमसीक्यूज फॉर्म में कराऊंगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपका जो ये सेशन है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सेशन आप अंतिम तक देखने के बाद आपको एक पूर्ण संतुष्टि का अनुभव होगा। आप खुद कहेंगे हाँ, मजा आ गया। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस पे। और पहला क्वेश्चन आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत हुए तथ्य का सही कथन का चुनाव करना है। पहला है ए नंबर हंटर कमीशन का गठन, दूसरा है मालवीय समिति का गठन, तीसरा है डायर पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होना, और चौथा है उपर्युक्त में सभी। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्या और उसके बाद क्या क्या चीजें हुई। और जब ये आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे तभी ये सब क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। क्लियर? तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में है, हर जगह से पूछा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्लियर? 1919 को। अब यहाँ और एक चीज देखना है मेरे प्यारे मित्रों कि इसके बाद क्या क्या चीजें हुई। जैसे हंटर कमीशन का गठन क्या हुआ था? बिल्कुल, हंटर कमीशन का गठन हुआ था और इस हत्याकांड का जो भी चीजें हुई थी उसको उसकी पड़ताल के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और कब किया गया था? तो ये 19 अक्टूबर। कब किया गया था? 19 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन का गठन किया गया था। अगला है मालवीय समिति का गठन। क्या मालवीय समिति हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत हुआ या इससे संबंधित है? तो बिल्कुल है, क्योंकि मालवीय समिति का जो गठन हुआ था वो कांग्रेस के द्वारा किया गया था और मदन मोहन मालवीय जी के नाम से किया गया था। और कांग्रेस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो कांग्रेस के द्वारा किया गया था। और इस समिति में कौन कौन लोग थे? कौन कौन लोग थे? तो मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू थे। और कौन थे साथ में? तो गांधी जी भी थे। इस समिति के सदस्य कौन थे? तो गांधी जी भी थे। उसके बाद कौन थे? तो इसके बाद सी आर दास जो थे, सी आर दास, चितरंजन दास थे। क्लियर? और अब्बास तैबजी। ठीक है, कौन? तो अब्बास 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 तैयबजी। तो ये इतने सारे लोग, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, सी आर दास और अब्बास तैयबजी, ये सभी मालवीय समिति के गठन में सदस्य थे जो कांग्रेस के द्वारा गठित किया गया था। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि हमें हंटर कमीशन के गठन से पूर्ण संतुष्टि नहीं है। हम अपने कांग्रेस के लोग हम अपना एक समिति का गठन करेंगे और समिति के गठन के बाद आपकी ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जो भी चीजें हुई हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो भी चीजें हुई हैं, इसकी हम लोग जांच पड़ताल करेंगे। तो ये दो ऑप्शन आपका सही है। यहाँ तीसरा ऑप्शन है कि दायर पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होना। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, क्योंकि ब्रिटिश ये कार्रवाई ये जब हुआ तो इसके बाद जो है डायर डायर ने जो गोलियां चलवाई, तो इसके बाद ब्रिटिश संसद में डायर को जो है बहुत ज्यादा इसे प्रोत्साहन मिला था, बहुत ज्यादा इसे प्रशंसा इसकी की गई थी कि इसने इस तरह के कृत्य किया है वहां पर। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्लियर? सारे ऑप्शन सही होंगे। अगला जो हमारा है, अगला है निम्नलिखित में से एक शैलीकृत स्थापित या स्थापना का उत्तम उदाहरण है। दोस्तों, आगे बढ़ने से मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आपसे उम्मीद करता हूं कि लाइक और सब्सक्राइब जो है आप करेंगे। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को अगर आपने बेल आइकन दबाकर ऊपर ऑल नहीं किया है तो आप ऑल कर लेंगे। क्लियर?
लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद आपको सारी चीजें यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि अब मेरा सेशन एनसीईआरटी का सेशन भी शुरू हो गया है, जिसपे मैंने इकोनॉमिक्स का एक क्लास डाल दिया है और मैं कोशिश करूंगा कि इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री की मैं पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैं एकदम चैप्टर वाइज चीजों को प्लेलिस्ट के साथ डालूं। ये चीजें शुरू हो गई है चैनल पे, और इस तरह के बीच बीच में मैं एमसीक्यूज भी लाता रहूंगा आपके लिए, जो एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या है? जगन्नाथ मंदिर, तिरुपति मंदिर, कैलाश मंदिर और उपर्युक्त में कोई भी नहीं। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा शैल्यकृत स्थापत्य या स्थापना का उत्तम उदाहरण होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सही, वो क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? वो होगा कैलाश मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि कैलाश मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका है एलोरा। एलोरा कहाँ पर है? तो ये है औरंगाबाद जिला में। औरंगाबाद जिला कहाँ पर? कौन सा औरंगाबाद जिला? तो महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र का। क्लियर? अब यहीं पर थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं, कैलाश मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? तो कैलाश मंदिर की स्थापना राष्ट्रकूट के जो शासक थे, कृष्ण प्रथम शासक कृष्ण प्रथम। क्लियर? कौन थे? कृष्ण प्रथम। इन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। क्लियर? यहां पर आपका क्लियर हो गया एक क्वेश्चन। अब यहां पर थोड़ा सा और आप देख लीजिए, क्या देखना है मेरे प्यारे मित्रों, कि ये जो है जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात करें तो जगन्नाथ मंदिर किस तरह के स्थापत्य का उदाहरण है? तो ये आपका है नागर शैली, नागर शैली। क्लियर? और इसके साथ साथ क्या है? नागर शैली के साथ क्या है? कलिंग वस्तुकला, कलिंग वस्तुकला। क्लियर? अब अगला जो हमारा है, इसी में अगला क्या है? तिरुपति। तिरुपति भी हमारा क्या है कि आपके द्रविड़ स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। द्रविड़ स्थापत्य कला का, द्रविड़ स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। तो आप सब यहां से एक क्वेश्चन से 3 4 5 क्वेश्चन सीख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या आ गया? थर्ड नंबर क्वेश्चन होना चाहिए ये। थर्ड नंबर क्वेश्चन प्रिंट होगा, इसे हम लोग थर्ड नंबर कर देते हैं। ओके, निम्न में से कौन सी नदी है जो पर्वत के तीनों श्रेणियों को पार करती है? ऑप्शन ए है सिंधु, बी है सतलज, सी है झेलम और डी है रावी। अब आपको देखना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, क्योंकि आपके दिमाग में 50% चीजें तो एलिमिनेट हो गया होगा। आपने झेलम और रावी को एलिमिनेट कर दिया होगा कि हाँ भाई, ये दो जो नदियां हैं तीनों श्रेणियों को तो पार नहीं करती, लेकिन दो नदियां हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा। और कुछ कुछ स्टूडेंट हमारे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या आंसर है, उनका क्लियर होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आंसर की बात करूं तो सतलज। सतलज ऐसी नदी है जो तीनों श्रेणियों को पार करती है, और सिंधु नदी जो है वो तीनों श्रेणियों को नहीं पार करती, क्योंकि वो ऊपर से अभी मैं एक ड्रॉ करके आपको मैप के माध्यम से समझाता हूं। आया समझ में? ये देखिए, ये आपका सबसे ऊपर का है, जहां से यहां से निकलती है इस जगह से। अगर मैं बात करूं तो इस जगह से क्या निकल रही है? एक कैलाश माउंटेन है, कैलाश रेंज है यहाँ पर। और कैलाश रेंज के यहां से मैं बात करूं तो मानसरोवर लेक है, जहां से निकलती क्या है? सतलज नदी निकलती है, और तीनों श्रेणियों को पार करते हुए वो भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश की तरफ से। यहाँ पर खास बात क्या है? इस सतलज नदी की खास बात क्या है मेरे प्यारे मित्रों, कि सतलज नदी जो हमारे भारत में जब घुसती है तब वो सतलज कहलाती है, लेकिन ये जहां आपके तिब्बत में जो ये रेंज है, तिब्बत में ये क्या कहलाती है? तो तिब्बत में इसका जो नाम है वो है लाग चेन। क्या है? लाग चेन। क्लियर? अब यहाँ पर एक और नदी है जो आपको एक और नदी है यहां से निकलती है। कौन सी? सिंधु नदी, ऊपर वाली सिंधु नदी, जो यहां से प्रवेश करते हुए, मतलब ये लद्दाख के इस भाग से, लद्दाख और जास्कर के बीच से बहते हुए, क्या इसके द्रास शुरू, बहुत सारी इसके सहायक नदियां हैं। जब मैं वहां पर आऊंगा और एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो इधर से क्रॉस करते हुए क्या है? गिलगिट की तरफ से, और ये पाकिस्तान में क्रॉस कर जाती है,
और ये जो है यहाँ पर एंटर करने के बाद सिंधु या इंडस नदी कहलाती है, लेकिन उसके पहले ये नदी क्या कहलाती है तिब्बत में, तो इसको कहते हैं सिंघी खम्बान। क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, सिंघी खम्बान कहलाता है, सिंघी खम्बान। क्लियर। तो ये दो नदियां हैं जो हमारे देश में इंटर करने के बाद सिंधु और सतलज कहलाती है, लेकिन अलग अलग जगह पर इसकी अलग अलग नदी है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है जो पर्वत के तीनों श्रेणियों को पार करके बहती है, तो वो सिर्फ सतलज है, तो तीनों श्रेणियों को पार करके बहती है। क्लियर। आया समझ में। यहां तक किसी भी कोई तरह का आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से एक कौन सी फसल है जो तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको बताना है कि कौन सी फसल है जो तीनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है, तीनों ऋतुओं में। क्लियर। तो बताना है खीरा, ऑप्शन ए खीरा, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी सूरजमुखी, या फिर डी उपयुक्त में सभी। तो सारे ऑप्शंस के साथ आपको चलना है। एलिमिनेट करने की कोशिश आप करेंगे, तो एलिमिनेट आप कैसे करेंगे, तीनों ऋतुओं में उगाई जाने वाला कौन कौन सा है। तो आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ रखना होगा, और ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। मेरे प्यारे मित्रों, सी होगा। आप भी कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं। साथ साथ में जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेंगे, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि चीजें आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन या फिर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस अब सारी चीजें मैं लाना शुरू कर रहा हूं इस चैनल पे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, चाहे वो पीटी है या मेंस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, सूरजमुखी है। मैं खीरा की बात करूं तो खीरा क्या है, खीरा कौन सा फसल है, तो ये आपके जो है ये जायद में आता है। क्या आता है, जायद में। ठीक है, जायद। क्लियर। और बाजरा क्या आता है, तो ये खरीफ में आता है, खरीफ। ठीक है। अब जायद जो है आपका फसल कब उगाया जाता है, तो ये मार्च अप्रैल में एक मंथ के आसपास में होती है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताता हूं कि कौन कौन सा होता है। जैसे खरीफ की मैं बात करूं, खरीफ फसल, खरीफ होता है, कौन सा होता है, उसके बाद रबी फसल होता है, उसके बाद कौन सा होता है, तो जायद होता है। क्लियर, जायद होता है। खरीफ की मैं बात करूं तो ये कब बोया जाता है, एक मंथ आगे पीछे हो सकता है, ये मानसून पर डिपेंड करता है। तो ये आपको मई जून के आसपास में होता है, मई या फिर जून। ठीक है, मई और जून। और ये काट लिया जाता है कब, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के आसपास। देखिए एक मंथ का आसपास हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर किताब में अलग अलग मिलेगा, क्योंकि मानसून पे डिपेंड करता है आपके खरीफ फसल की कब बारिश आ रही है, लेट से आ रही है तो लेट से कटेंगी, चीजें आपकी यहाँ पर निर्भर करती है। दूसरा जो हमारा है रबी फसल की बात करूं तो रबी फसल ठीक इसी समय में नवंबर दिसंबर में हमारी ये बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में। और इसको जो काटी जाती है, कब काटी जाती है, तो अप्रैल से लेकर मई की मैं बात करूं तो इस टाइम काट ली जाती है। जायद फसल की मैं बात करूं तो जायद सारी मैं एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा। जायद फसल की मैं बात करूं तो जायद फसल क्या है कि मार्च अप्रैल के टाइम में एक मंथ में ही से बोया जाता है और इसे काट भी लिया जाता है। अच्छा, खरीफ फसल के जो उदाहरण में बात करूं खास करके, तो आपके क्या है, जैसे धान है। ठीक है, धान है, उसके बाद क्या है, बाजरा है ना, बाजरा है। क्लियर। रबी फसल की मैं बात करूं तो गेहूं है ना, गेहूं है, ये सब चीजें हैं। और जायद फसल की मैं बात करूं तो जायद फसल में जैसे आपको खीरा है, तरबूज है ना, तरबूज है। ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है, खीरा, तरबूज, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये चीजें आपके खरीफ, रबी और जायद से चीजें थी जो आपके देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस वर्ष अंतराल में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रहा। भाई ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आजकल एग्जाम वाले का बहुत फेवरेट हो गया है। कभी दशकीय वृद्धि दर ज्यादा पूछता है, कभी कम पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस के हिसाब से देखिए, ऑप्शन ए है 1961 से 71 के बीच में, 81 से 91 के बीच में, 91 से 2000 के एक के बीच में, या 2001 से लेकर 2011 के बीच में। तो कब कम रहा था, आपके ऑप्शंस के हिसाब से क्या होगा कि सबसे कम जो हमारा 10 की वृद्धि दर रहा है वो यहाँ पर 2001 से लेकर 2011 के बीच में रहा। मैं थोड़ा डेटा के साथ बात करूंगा तो 61 से लेकर 91 तक मेरे प्यारे मित्रों, 61 से लेकर 91 तक जो हमारा रहा है वो 24.8% 10 की वृद्धि दर रहा है। 1981 से 91
81 से 91 के बीच में अगर हमारा 10 की वृद्धि दर की मैं बात करूं तो 23.8% रहा है। क्लियर। उसके बाद मैं बात करूं 91 से लेकर 2000 के बीच में मेरे प्यारे मित्रों, तो यहां पर रहा है 21.5% रहा है। क्लियर। और ठीक इसके नीचे मैं इसकी बात करूं कि 2000 से लेकर 2011 के बीच में रहा तो कितना परसेंट रहा, तो ये आपका 17.7% रहा है, जो इस ऑप्शन के हिसाब में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रहा है। आया समझ में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नहीं तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। यहां पर देखिए क्या है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया है। बिल्कुल एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आपको वन लाइनर टाइप का नहीं लग रहा होगा कि आप कहीं से सीधा वन लाइनर पढ़ते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813। तो यहाँ पर चीजें आपको देखने को क्या मिल रही है, आपको यहाँ पर चीजें देखने को क्लियर तरीके से मिल रही होगी। ओके। हाँ, तो क्या है कि भारत सरकार अधिनियम यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम यहाँ पर ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि इसी में आपका जो ये शामिल करने की बात की गई थी। ठीक है, जो अखिल भारतीय महासंघ जो स्थापित करने की बात कही गई थी, इसी प्रावधान के तहत की गई थी। लेकिन बाद में ये हालांकि हो नहीं पाया था। क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी। देखिए इसमें क्या था कि इस महासंघ का निर्माण तत्कालीन जो इस महासंघ का जो निर्माण होना था, अखिल भारतीय महासंघ का निर्माण जो होना था, वो तीन चीजें मिलकर, जैसे ब्रिटिश भारत के प्रांतों, क्या था कि ब्रिटिश भारत के प्रांत या प्रांतों कह सकते हैं, मतलब क्षेत्र, प्लस इसमें और कौन सा, तो चीफ कमिश्नर के जो प्रांत था, चीफ कमिश्नर का जो प्रांत था, मतलब क्षेत्र था, उसको मिलाकर, और क्या, और देसी रियासत, ये तीनों मिलाकर इस चीज का क्या है कि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की जानी थी। लेकिन ये बाद में क्या हुआ कि संभव नहीं हो पाया और ये लागू नहीं हुआ। ये क्या हुआ कि ये लागू नहीं हुआ। क्लियर। आया समझ में। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस फिर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके दिमाग में नहीं रहेगा और बहुत ज्यादा याद रहता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो गया है आजकल पॉलिटी का। ऑप्शन ए है ए के गोपालन, दूसरा है गोलकनाथ, तीसरा है गांधी समिति, या फिर चौथा है केशवानंद भारती। तो ऑप्शन जो है सही होगा वो क्या होगा, केशवानंद भारती। जो केशवानंद भारती है, यही आपके यहाँ पर मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 1973 में किया गया था। और इसमें जो समिति, इस पीठ के जो सदस्य थे, तो वो कितने सदस्य थे, तो 13 सदस्य की पीठ बनी थी। ठीक है, 13 सदस्य की पीठ बनी थी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करूं ऑप्शन की, तो वित्त मंत्रालय, सीएसओ, एनएसएसओ, और क्या है कि एनएसओ। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल जो सैंपल सर्वे ऑफिस है, और नेशनल आपका अभी जो हाल फिलहाल है, मतलब नेशनल स्टैटिकल ऑफिस है। तो यहाँ पर अभी जो राष्ट्रीय आय की जो गणना कौन करता है, अनुमानित कौन करता है, तो अभी हाल फिलहाल अब कौन करता है, ये एनएसओ करता है। क्योंकि पहले कौन करता था, पहले सीएसओ करता था। लेकिन अब ये सीएसओ को और एनएसएसओ को मिलाकर क्या कर दिया गया है, मिलाकर एनएसओ कर दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्लियर। अब यही राष्ट्रीय आय को अनुमानित करता है। आया समझ में, राष्ट्रीय आय को अनुमानित करता है। ये कब किया गया था, तो 2019 में किया गया था। समझ में आया, 2019 में किया गया था। दोस्तों जिसका रिजोल्यूशन जो क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो आप थोड़ा क्लियर कर लेंगे, आपको बहुत ज्यादा नेट नहीं खाएगा। आपके
आप रिजोल्यूशन थोड़ा हाई करके देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि यहीं पर एक और राष्ट्रीय, किसकी राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, सांख्यिकी आयोग की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो की गई थी 1 जून 2005 को की गई थी। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना की गई थी 1 जून 2005 को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, परियोजना संकल्प, जो परियोजना संकल्प है किसके उन्मूलन से संबंधित है, उन्मूलन की बात करता है। पहला है कैंसर, दूसरा है टीबी, तीसरा HIV एड्स और चौथा है कोविड-19। तो किसके उन्मूलन से संबंधित है संकल्प परियोजना, तो ये है HIV एड्स से के संकल्प, मतलब HIV एड्स के उन्मूलन से, मतलब इसको उन्मूल करना है, मतलब इसको जल्दी से जल्दी इस बीमारी को खत्म करने की ओर एक हमारा चलन है। और इसको शुरू किसने किया था, इसके शुरू किसके द्वारा किया गया था, तो हिंदुस्तान लैटेक्स लिमिटेड, और कौन, तो राज्य, जो आपके राज्य बीमा कर्मचारी है ना, राज्य बीमा कर्मचारी, उनके द्वारा, राज्य बीमा निगम के द्वारा, ये दोनों के द्वारा जो है, इसी के द्वारा आपके ये जो संकल्प परियोजना है इसको चलाया गया था ताकि HIV एड्स को का जल्दी से जल्दी उन्मूलन किया जा सके। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्य रूप से लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है, लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है वो कौन सा बैंक है, IMF, वर्ल्ड बैंक, RBI या SIDBI। तो आप सबको, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, और इसका ऑप्शन क्या होगा, तो SIDBI होगा, SIDBI का मुख्यालय की बात करेंगे तो कहां पर है, तो ये लखनऊ में है। कहां पर है, तो ये लखनऊ में। लखनऊ कहां पर है, तो यूपी में। तो ये आपका है। IMF की बात करेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहां पर होगा, तो इसका मुख्यालय जो होगा वो होगा वॉशिंगटन DC। ठीक है, वॉशिंगटन DC US में है, और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों का जो मुख्यालय होगा, हेडक्वार्टर होगा, वॉशिंगटन DC में ही होगा। ठीक है, RBI का तो आपको पता ही है। अगला जो हमारा है, अगले की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नागरिक के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग से लिया गया है। ओके, हाँ, भारत के नागरिक के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग से लिया गया है, तो मूल कर्तव्यों का जो विवरण है वो किससे लिया गया है, भाग 4 का, भाग 2, भाग 3। तो ये ऑप्शन सभी को पता होगा इसका आंसर, कि भाग 4, पार्ट 4 का जो क्लोज ए है, मतलब भाग 4 का ए है, वहां से हमारा मूल कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य लिया गया है, क्योंकि क्लियर, मूल कर्तव्य लिया गया है। इसमें हम लोग थोड़ा सा अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद कितना होगा, तो अनुच्छेद 51 का क होगा। क्लियर, अनुच्छेद 51 का क होगा। और कौन सा संशोधन की बात करेंगे, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, संशोधन 1976। क्लियर, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें कितने मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं, तो मौलिक कर्तव्य जो आपके होते हैं, सॉरी अधिकार नहीं, मैं कर्तव्य की बात कर रहा हूं, तो मौलिक कर्तव्य आपके 11 होते हैं, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 ही मौलिक कर्तव्य लिया गया था। इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा कि भाग 4 क में जो मौलिक कर्तव्य है उसका अनुच्छेद 51 क में है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपके 10 ही मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। फिर बाद में इसमें संशोधन होता है, कहाँ, तो 86वां संविधान संशोधन होता है, कहाँ, तो 86वां संविधान संशोधन होता है। और संशोधन कब होता है, तो ये आपका 2002 में होता है ये 86वां संविधान संशोधन, और उसके तहत एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, तो क्या, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात करता है, शिक्षा की बात करता है। इस तरह से हमारा टोटल कितना हो जाता है, तो टोटल हमारा दोनों मिलाकर 11 हो जाता है। आए समझ में, इस तरह से 11 हो जाता है।
तो क्वेश्चंस आपको कहीं भी थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करने के लिए क्वेश्चंस बनाया जाता है, तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है। भाग 4 की बात करेंगे तो भाग 4 में हमारा क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो है। उसके भाग 2 की मैं बात करूं तो भाग 2 नागरिकता से जुड़ा हुआ प्रावधान है। किससे? तो नागरिकता से जुड़ा हुआ प्रावधान है। और भाग 3 की मैं बात करूं तो ये मौलिक अधिकार के लिए है। किसके लिए है? तो मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं मौलिक अधिकार के लिए है। आप थोड़ा सा रिजोल्यूशन हाई करेंगे और मेरे प्यारे मित्रों देखते हुए चलेंगे, जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसका परिणाम क्या है? एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तभी आपको सीधा सीधा नहीं दिख रहा होगा। आप जब एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे या समझेंगे तब ये सब सारी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से बनेगा। ऑप्शन है वायुमंडल का नहीं नहीं होना, गैस अणुओं की का प्रवृत्ति गोल होना, जो गैस अणु है उसकी प्रवृत्ति गोल होना, ऑप्शन ए और बी दोनों, या तो उपर्युक्त में कोई भी नहीं। तो यहाँ पर चंद्रमा पर गैस अणु का जो पलायन वेग है उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इसका क्या परिणाम होता है, इससे क्या होता है? तो इससे क्या होता है, चंद्रमा पर वायुमंडल का नहीं बनता है, ऑप्शन ए होगा। चंद्रमा पर क्या होता है कि वायुमंडल इसके कारण नहीं बनता है, और ये ऑप्शन गलत है, तो इसके हिसाब से ये भी गलत है और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। वायुमंडल का इससे नहीं बनता है। आप सभी को पता है कि चंद्रमा में वायुमंडल का नहीं होने से अगर आप वहां पर खड़े हैं और आपके बगल में एक मित्र जैसे सटा हुआ खड़ा है चंद्रमा पर, तो आप एक दूसरे को नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं होता। और वायुमंडल नहीं होने की वजह से क्या होता है, आपको सुनने के लिए किसी भी ध्वनि को एक निर्वात की जरूरत होती है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई निर्वात नहीं बनता। मतलब क्या है कि मतलब कोई तरह से कोई माध्यम नहीं बनता, सॉरी, मतलब यहाँ पर कोई माध्यम नहीं बन रहा है सुनने के लिए। तो यहाँ पर किसी भी तरह का माध्यम नहीं बनता, ध्वनि को एक माध्यम की जरूरत होती है सुनने के लिए, और ये माध्यम यहाँ पर क्रिएट नहीं होता है। कहाँ पर? चंद्रमा पर। समझ में आया? आगे है, आगे की ओर मैं बढ़ता हूं। एक सुंदर कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? बहुत ही बढ़िया और सबसे आसान क्वेश्चन। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, घर्षण के कारण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसमें कोई कुछ जरूरत ही नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन को मतलब इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। सभी को पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक हीरा क्या है कि जगमगाता रहता है। क्लियर? जगमगाता रहता है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, टेक्निकल कुछ इशू हो रहे हैं, एक मिनट। हाँ, चलिए। निम्नलिखित अम्लों में से किसे बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? निम्नलिखित अम्लों में से किसे बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? ऐसा कौन सा अम्ल है? या यहाँ पर अम्लों है या फिर अम्ल लिख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन में अम्ल भी कर दीजिएगा ऑब्लिक में। ठीक है, अम्लों या अम्ल में किसे बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो क्या है यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन जो है यहाँ पर इनमें से सभी होना चाहिए, और इनमें से सभी सभी कर लीजिए आप, कोई नहीं की जगह क्या लीजिए, सभी कर लीजिए। ठीक है, तो क्या है, टार्टरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, या फिर इनमें से सभी सभी का उपयोग बेकिंग पाउडर के लिए किया जाता है, के निर्माण के लिए किया जाता है। आप सबको पता होगा कि बेकिंग पाउडर के निर्माण के लिए सिर्फ और सिर्फ टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। टार्टरिक अम्ल का जो सूत्र होता है, जो होता है, वो क्या होता है, C4H6O6 होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है। क्योंकि कभी कभी सिर्फ ऑप्शन में आपको फॉर्मूला लिख कर पूछ दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है कि कौन सा अम्ल है जो बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग है। तो टार्टरिक एसिड C4H6O6 आपके इस फॉर्मूले का इस अम्ल का फॉर्मूला है। अगला है, रक्त थक्का बनने में निम्न में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त का जो थक्का बनता है उसमें किस विटामिन की आवश्यकता होती है? वैसे तो आप थक्का बनने के लिए प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है, आप सबको पता है कि आपके ब्लड को जमाता है प्लेटलेट्स, लेकिन यहाँ पर विटामिन की बात की जा रही है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आसानी से और बहुत बारीकी से समझना है। विटामिन ए का प्रयोग किया जाता है, सी का, ई का, या के का? तो ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? ऑप्शन नंबर
ई होगा, मतलब डी होगा, जो विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। विटामिन बी के से ही आपकी जो रक्त में थक्का बनने का जो कार्य होता है, निर्माण होता है, उसका होता है। लेकिन इसके साथ सिर्फ विटामिन के की आवश्यकता नहीं, उसके साथ और क्या-क्या चाहिए? ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की होती है, और क्या-क्या आवश्यकता होती है? तो थ्रोम्बिन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन होती है। और क्या-क्या होता है? तो एंड्रोलोनिन होता है, एंड्रोनोलिन, एंड्रोनोलिन की आवश्यकता होती है। और क्या-क्या होता है? तो इसकी कैल्शियम क्लोराइड भी चाहिए। क्या चाहिए? कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर? कैल्शियम क्लोराइड चाहिए। तो इसमें विटामिन के साथ ये सब भी चीजें होनी चाहिए ताकि रक्त में थक्का बन सके। क्लियर? आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब मैं जो क्वेश्चन लाने वाला हूं, इसके बाद आपके जो क्वेश्चन है वो झारखंड से रिलेटेड है, क्योंकि आपके एग्जाम जो रेंजर ऑफिसर और एशियप की बहाली होगी, इस एग्जाम में आपके वेटेज 30 क्वेश्चन के हैं, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने होंगे। और अगर आप 14th जेपीएससी की पीटी की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड से रिलेटेड किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको झारखंड के क्वेश्चन को वेटेज देना होगा और झारखंड के क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना होगा। क्वेश्चन है, शिकार जिसको आखेट कहते हैं, तो शिकार या आखेट का जो चित्र है, जिसमें भैंसा, हिरण इत्यादि जैसे पशुओं का चित्र अंकित है, झारखंड के किस स्थान में पाया गया? आपको बताना है कि जो शिकार जो आखेट का चित्र है, जिसमें भैंसा, हिरण है इत्यादि पशुओं का जो चित्र अंकित पाया गया है, वो झारखंड के किस स्थान में इस तरह का चित्र पाया गया है? भवनाथपुर, बारूडी, बेनूसागर या मुरद? तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा सही वो होगा भवनाथपुर। भवनाथपुर कहाँ पर होगा? तो ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर? गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में। बारूडी की बात करूं तो ये सीभू में होगा। और यहाँ भी एक विशेष क्या बात हुई है बारूडी में, बारूडी की मैं विशेष बात करूं तो पत्थर का हथौड़ा जिसको कहते हैं ना, पत्थर का पत्थर का हथौड़ा, ठीक है, पत्थर का हथौड़ा। और साथ साथ में क्या मेरे मित्रों, तो पकी हुई मिट्टी के बर्तन, पक्की मिट्टी के बर्तन, ये मिले हैं। क्लियर? और बेनूसागर की मैं बात करूं तो ये भी आपका सेबू में है। और यहां से आपको क्या मिला है? तो ये आपको यहाँ पर मिला है जैन मूर्तियां, जैन जो मूर्तियां कहा जाता है ना, जैन मूर्तियां, ये भी आपको यहाँ से देखने को मिला है, मतलब यहाँ से प्राप्त हुआ है। मुरद की मैं बात करूं तो ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है? तो खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है। और खूंटी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर क्या मिला है? तो यहाँ पर आपके तांबे की जो चेन होती है, तांबे की चैन जिसको सिकड़ी कहा जाता है, तांबे की चैन, वहां पर सिकड़ी कहा गया है, सिकड़ी। क्लियर? तो ये चीजें भी आपको यहां से देखने को मिली है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रामगढ़ क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा दलेल सिंह के शासनकाल में कौन सा मुगल शासक का आक्रमण हुआ? अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन यहीं से आपका क्लियर होता है कि रामगढ़ क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा दलेल सिंह था, और लेकिन उसके शासन काल में किस मुगल शासक का आक्रमण हुआ था? तो बाबर, हुमायूं, औरंगजेब या अकबर? आपको बताना है कौन सा? अकबर। कौन सा? तो ये हुआ था औरंगजेब। औरंगजेब का जो मुगल शासक था, उन्हीं का यहाँ पर आक्रमण हुआ था। आज समझ में, उन्हीं का आक्रमण हुआ था। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के हजारीबाग क्षेत्र से निम्न में से कौन सी महिला या महिलाएं सक्रिय रही थी? आपको बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो हजारीबाग क्षेत्र से, झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र से कौन सी महिला या महिलाएं सक्रिय रही थी, ये आपको बताना है मेरे प्यारे मित्रों। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके जो हैं वो हैं सरला देवी, सरस्वती देवी, साधना देवी और उपयुक्त में से सभी। तो आपको बताना है कि कौन सी महिला है या महिलाएं हैं जो आपकी यहाँ से इस हजारीबाग क्षेत्र से सक्रिय रही थी। तो सरला देवी, सरस्वती देवी, साधना देवी, ये सारे जितने भी देवी हैं, मतलब जितनी भी तरह की ये जो महिलाएं हैं, सभी लोगों की भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग क्षेत्र से रहा था। तो उपयुक्त में से सभी होगा, मतलब ऑप्शन डी होगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि हम लोग सरला देवी की बात करते हैं, तो सरला देवी की यहाँ पर विशेषता क्या है कि जो 16वें जो बिहार
छात्र हुआ था, बिहार छात्र सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? हजारीबाग में बिहार छात्र सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पर आपके जो अध्यक्ष चुनी गई थी, वहां पर अध्यक्ष यही थी। क्लियर? और सरस्वती देवी की मैं बात करूं तो सरस्वती देवी हजारीबाग महिला कांग्रेस की, जो महिला कांग्रेस है हजारीबाग से, सब हजारीबाग क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। कौन? महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। उसके बाद क्या है कि साधना देवी की मैं बात करूं तो साधना देवी का बस यहाँ पर एक भूमिका सक्रिय रही थी। ठीक है। और एक तीनों की जो बात है, तीनों में खास बात क्या है कि तीनों ही इस दौरान सभी जेल गई थी। जेल, सभी जेल गई थी। ठीक है, सभी क्या है कि जेल गई थी। आए समझ में? तो उपरयुक्त में सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी स्थापना के उपरांत दिया गया प्रसिद्ध नारा क्या था? झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई, पहले यह जानना होगा। उसके उपरांत, उसके बाद जो दिया गया प्रसिद्ध नारा झारखंड में कौन सा था, ये आपको देखना है। तो झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में हुई थी। और झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में किसके द्वारा किया गया था? ये जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा, जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। 1950 ईस्वी में किया गया था। अब यहाँ पर एक जो प्रसिद्ध नारा इसका क्या था? इसका जो प्रसिद्ध नारा क्या था, बताइए। देखिए, झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ, झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ। जहां पर झारखंड में उड़ीसा का ये वर्ड आएगा, आप सीधा यहाँ पर ले जाइएगा, ये खरसावा, खरसावा कांड में, खरसावा कांड जो हुआ था, गोली कांड, इससे इसी में आपका ये वर्ड का इस्तेमाल हुआ था गोली कांड के समय में। और ये 1 जनवरी, आप 1 जनवरी जो है 1948 को, कब? 1948 को इस चीज को ये संबंधित है इससे। और यहाँ पर झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ, तो उड़ीसा का जब भी यहाँ पर जिक्र होगा इस तरह के स्लोगन में, तो खरसावा गोलीकांड का आप याद रखिएगा। और 1 जनवरी 1948 को हुआ था। झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ, ये जो है, ये जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा, उनका जो एक नारा था, उनके प्रचार के दौरान उनकी पार्टी का नारा था। और ये पार्टी की स्थापना 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 1948 में किया गया है और ये 1950 में के दौरान, 1950 के बाद ही किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कोडवाह किस जनजातियों का प्रसिद्ध युवा गृह है? ठीक है, कोडवाह किस जनजातियों का प्रसिद्ध युवा गृह है? हो, उरांव, खड़िया या सौरिया पहाड़िया। तो यहाँ पर जो कोडवाह युवा गृह की बात मैं करूं तो ये ऑप्शन सही होगा, सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़ियों के युवा गृह को कोडवाह कहा जाता है। तो यहीं पर हो की मैं बात करूं तो होवक के युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो गितियारा। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों? तो गितियारा कहा जाता है, गितियारा। उरांव की मैं बात करूं तो उरांव का जो है उसकी क्या कहा जाता है? तो धुमकुरिया, या धुमकुरिया यहाँ पर, या धुमकुरिया, कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, करेंगे। इसी तरह मैं खड़िया की बात करूं तो खड़िया का क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गीतियो। ठीक है, ये सारे युवा गृह हो गए। हो का गितियारा, उरांव का धुमकुरिया या धुमकुरिया, खड़िया का गितियो, और सौरिया पहाड़िया का कोड़वा। तो यही तक हम लोग रखते हैं सेशन को, क्योंकि बहुत लंबा सेशन होने के बाद आपका बहुत आप बोर हो जाएंगे। और उम्मीद है कि ये 20 क्वेश्चन जो आपके क्रिएट किए हुए हैं, इस 20 क्वेश्चन से, हर क्वेश्चन से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिला। मतलब आपका क्या है कि 80 से लगभग 80 के क्वेश्चन या 70-80 के क्वेश्चन के आसपास एमसीक्यूज आपने सीखा है। और इसी तरह का सेशन अब आपके इस चैनल पे, परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन के सेशन पे आता रहेगा। एक बार मैं और क्लियर कर दूं कि एनसीईआरटी का जो सेशन है, स्पेशल एनसीईआरटी 6 to 12 जो आपके हैं, चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें मैं बनाकर अब डालना शुरू कर रहा हूं। मतलब एक क्लास इसमें आना शुरू हुआ है। इकोनॉमिक्स का क्लास आया है, कुछ
मतलब उस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार नहीं दिखाया, चूँकि बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है और आगे उसमें चीज़ें डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप के साथ चीज़ें बताई जाएगी और उसको क्या है कि प्लेलिस्ट में क्रिएट करूँगा, तभी स्टूडेंट को थोड़ा-सा अच्छा भी देखने में लगेगा। चूँकि ये एनसीईआरटी बेस्ड पहला सेशन था इकोनॉमिक्स, इसलिए स्टूडेंट को लग रहा होगा कि पता नहीं आगे आएगा, नहीं आएगा। तो अब चीज़ें आती रहेंगी और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारे एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो और एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी इस तरह से कर सकते हो जो एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा। दोस्तों, जाने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है, अपनी जागरूकता दिखाएँ और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ और थोड़ी-सी आप जागरूकता दिखाएँ, क्योंकि इतनी चीज़ें क्रिएट करने में मेहनत लगता है, तो आप क्या है कि इसको शेयर भी थोड़ा-सा करेंगे। क्लियर? चलिए, बहुत-बहुत सभी को धन्यवाद और यहाँ तक आने के लिए और हम लोग जुड़ते हैं अब नए सेशन में।